ठीक है। तो अब हम सर्कुलर कॉलम या हेलिकल कॉलम बोल लो आप, उसका डिजाइन करेंगे। डिजाइन मतलब आप देख सकते हो कुछ वैल्यूज देके रखेंगे। तो इस लेक्चर से पहले मैंने आपको पूरा बताया है कि जो हमने शॉर्ट कॉलम में पढ़ा था, अभी तक क्या पढ़ा था, रेक्टेंगुलर कॉलम एंड स्क्वायर कॉलम। और फिर जब हम उस रेक्टेंगुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम से अलग जाते हैं किस पर, सर्कुलर कॉलम पर, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती है, कौन कौन से फॉर्मूलाज जो आप स्क्वायर कॉलम या रेक्टेंगुलर कॉलम के यूज कर सकते हो और कौन कौन से फॉर्मूलाज आप यूज नहीं कर सकते हो। जिसमें मेनली मैंने आपको क्या बताया कि जब आप हेलिकल कॉलम की जो स्पाइरल रिइंफोर्समेंट होता है वो प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिंग का फॉर्मूला बहुत डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू रेक्टेंगुलर या स्क्वायर कॉलम। बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है डिजाइन अ शॉर्ट सर्कुलर कॉलम, डिजाइन अ शॉर्ट सर्कुलर कॉलम। कॉलम की ग्रेड देके रखी है, कंक्रीट के लिए देके रखा है M30 एंड स्टील के लिए देके रखा है Fe500। ठीक है भाई, आपको शॉर्ट सर्कुलर कॉलम डिजाइन करना है। ठीक है, जिसके लिए इन्होंने आपको दोनों ग्रेड्स देके रखी हुई है, कंक्रीट की M30 से भी और स्टील की Fe500 भी। और ये बोल दिया कि इस कॉलम पर एक्सियल लोड लग रहा है 1000 किलोन्यूटन वर्किंग। क्या बोल दिया इसमें आपसे, 1000 किलोन्यूटन वर्किंग लोड आपका लग रहा है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, कर लेते हैं सॉल्व। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले इन्होंने आपको लोड क्या देके रखा हुआ है, इन्होंने जो भी लोड आपको देके रखा है वो वर्किंग लोड देके रखा हुआ है। क्या लोड देके रखा हुआ है, वर्किंग। इसलिए इस वर्किंग लोड को सबसे पहले हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, इस वर्किंग लोड को सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे फैक्टर्ड लोड में। एज पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। दैट मींस PU फैक्टर्ड लोड, मैं बोल देता हूं फैक्टर्ड लोड है ये। फैक्टर्ड लोड का मतलब क्या था, जिसमें आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी। ठीक है, तो 1000 इंटू 1.5। जैसे कि आपको पता है लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स देके रखे हुए हैं फॉर लोड्स। ठीक है, चाहे वो डेड लोड हो, चाहे विंड लोड हो, अर्थक्वेक लोड हो। ठीक है, तो अभी हमारे लिए हम कंसीडर कर लेते हैं चाहे ये डेड लोड हो चाहे लाइव लोड हो, इसने हमें टोटल लोड देके रखा हुआ है तो डेड लोड ही होगा। ठीक है, और डेड लोड की लिमिट स्टेट में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, 1.5। अगर इन केस इमेजिन करो ये तीनों का कॉम्बिनेशन दे देता, डेड लोड का भी दे देता, इम्पोज लोड लाइव लोड का भी दे देता, आपका विंड लोड का भी दे देता, तो हम क्या लेते हैं 1.2 1.2 1.2। तो इसने तीनों एक साथ तो दे नहीं रखे, एक ही लोड देके रखा हुआ है, तो हमने इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आपको क्या दिया 1500 किलो न्यूटन। अब आप सोचोगे सर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते क्यों है, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई क्यों करा, वो इसलिए करा है। अगर मैं आपसे बोलूं कॉलम का अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कॉलम का अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला क्या है, तो आप साफ साफ बोल दोगे सर कॉलम का अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, जितना भी लोड स्टील पर लगा हुआ है, जितना भी लोड कंक्रीट पर लगा हुआ है। भाई अगर किसी कॉलम पर लोड लगा हुआ है अल्टीमेट लोड Q, तो उसमें कुछ लोड तो स्टील पर लगेगा, कुछ लोड किस पर लगेगा, अपना कंक्रीट पर। और जैसा कि कल मैंने आपको पूरा ड्राइव करके वापस से दिखाया था, एक बार फिर आपको बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, कंक्रीट में जो हम पहले लिख लेते हैं स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, प्लस स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील। ठीक है भाई, मैंने इसको कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पहले लिखी ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये स्टील मैंने बाद में लिखी। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है ये कंक्रीट है, सिंपल सी बात है कंक्रीट है, और इसको हम एक टर्म में वो लिखते हैं क्या, जैसे कि मैंने कल आपको फिर से बताया था। दूसरी बात वो आपको मैंने ड्राइव करके बताया था, जो हमारा फॉर्मूला था ग्रॉस एरिया वाला, कि ग्रॉस एरिया किस तरीके से यूज करते हो। लास्ट टाइम मैं आपको बता देता हूं, ये ध्यान से देखना, स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय ग्रॉस सेक्शन एरिया, जब हम कंसीडर करते हैं कि ओनली कॉलम है। ठीक है, माइनस स्ट्रेस इन कंक्रीट मल्टीप्लाई बाय ASC, मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसके बाद में थर्ड टाइम बता रहा हूँ, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, प्लस स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ स्टील। तो इस तरीके से आपका क्या फॉर्मूला बनता है। अब देखो कंक्रीट में स्ट्रेस कितना अलाउड है, अकॉर्डिंग टू लिमिट स्टेट मेथड, अकॉर्डिंग टू IS कोड, हमारे पास कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना अलाउड है, तो आप बोलोगे सर 0.45 ऑफ FCK इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अभी ASC कॉमन आ गया तो आपने ASC बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, स्ट्रेस इन स्टील माइनस स्ट्रेस इन कंक्रीट। और अगर मैं आपसे पूछूं, देखो लास्ट टाइम बता रहा हूं यार ना, बहुत बार बता चुका हूं ये। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, ये अब देखना ध्यान से, स्ट्रेस इन स्टील कितना होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड 0.87 F5 कितना होता है, स्ट्रेस इन स्टील कितना होता है, अलाउएबल स्ट्रेस कितना होता है
0.87 F5 और कंक्रीट में कितना होता है 0.45 ऑफ FCK। फिर मैंने आपको बताया कि हम इस फॉर्मूले को रिड्यूस कर देते हैं, हम 10% रिड्यूस कर देते हैं। क्यों? हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत एक्सेंट्रिसिटी कॉलम में हो सकता है, तो हम एक्जैक्टली एक वैल्यू यूज नहीं करते, हम इसकी 10% वैल्यू रिड्यूस कर देते हैं और 10% वैल्यू रिड्यूस करने के बाद फाइनली आपका जो फॉर्मूला बनता है 0.4 FCK इंटू ग्रॉस सेक्शन एरिया प्लस ASC 0.87 तक रिड्यूस करो 0.67 F5 माइनस 0.4 FCK। सिंपल सा फॉर्मूला आपको हो जाता है। दैट मींस मैं इस फॉर्मूले को वापस ऊपर लिख देता हूं। दैट मींस जो अल्टीमेट लोड का फॉर्मूला होता है वो आपको क्या होता है, ध्यान से देखो, ये मैंने आपको वापस करके बता दिया। 0.4 FCK इनटू ग्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम प्लस एरिया ऑफ स्टील इन कॉलम प्लस 0.67 F5 माइनस 0.4 FCK। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये देखो, अब एक चीज फिर बता रहा हूं कि आप लोग न्यूमेरिकल्स का आप लोग लालच रखते हो। अगर आप सोचोगे कि इस हेलिकल या सर्कुलर कॉलम को आप डायरेक्ट सीख लोगे तो बिल्कुल नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए किस तरीके से हेलिकल कॉलम डिजाइन होता है, किस तरीके से हेलिकल कॉलम की प्रॉपर्टीज स्क्वायर कॉलम या रेक्टेंगुलर कॉलम से डिफरेंट होती है। तो अगर आप सोचोगे नहीं कि सर इसका तो कन्वेंशनल में कन्वेंशनल एग्जाम के इंपॉर्टेंट है, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। सर्कुलर कॉलम जो होता है, सर्कुलर कॉलम जो होता है वो किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के कन्वेंशनल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कन्वेंशन मींस मेंस मींस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। स्पेशली आपको चीज ध्यान रखनी है कि कॉलम एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकाले है ना, पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तब जाके हम अभी कन्वेंशन पे आ रहे हैं। अभी आपका और टॉपिक बाकी है, ठीक है। कॉलम कोई एक छोटी यूनिट, इतनी छोटी यूनिट भी नहीं है जितनी यूनिट हम कंसीडर करते हैं कि देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉलम बहुत छोटा होता है, बट आरसीसी का कॉलम बहुत डिफरेंट होता है। क्यों? अभी पहले मैंने आपको पूरा कॉलम का कॉन्सेप्ट बताया, इफेक्टिव लेंथ जो भी है ना। उसके बाद हमने स्क्वायर कॉलम और रेक्टेंगुलर कॉलम पढ़ा जिसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे, ठीक है। उसके बाद हम सर्कुलर कॉलम पर आए, ठीक है। अभी टॉपिक कौन चल रहा है? अभी ओनली हमारा शॉर्ट कॉलम चल रहा है, शॉर्ट कॉलम। अभी तक तो हम शॉर्ट कॉलम पे ही चल रहे हैं, शॉर्ट कॉलम पर। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो यार, मैं आपको सबसे ज्यादा बताता हूं, मैं आपको ये बोलता हूं कि यार मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ एसएससी जेईई प्लस मेंस के लिए, बट मैं आपको श्योर बोल रहा हूँ आप एक बार आईएएस कन्वेंशनल के भी क्वेश्चन उठा के देखना, वो आपसे इजीली अपीयर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सर क्या हमसे बोलता है एसएससी जेईई मेंस क्यों में, क्योंकि वो तो 100% हो रहा है। आईईएस का हो सकता है कि मैं आपको 80-90% करवा रहा हूं, है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं आपको आईईएस मेंस के लिए भी 50% करा रहा हूं। आईईएस मेंस का भी मैं आपको 80-90% इजीली करवा रहा हूं। आप आईईएस मेंस के क्वेश्चन उठा के देखो, अभी अगर नहीं हो तो आप कॉलम पे उठा के देखना, मेंस कन्वेंशनल की जो क्वेश्चन है आप उनको उठा के देखो, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, फिर आप बोलोगे सर जब आप आईईएस मेंस के लिए भी पढ़ा रहे हो तो आप बोलते क्यों नहीं हो? वो मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि 80-90% पढ़ा रहा हूं। जिस दिन मैं आपको 100% पढ़ाऊंगा ना आईईएस के लिए, 100% क्या होता है, जब आईईएस का हर एक क्वेश्चन आप अपीयर कर जाओगे ना जिस दिन, और उस लेवल का जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखो यार सिंपल सी बात है, मैं चाहूं तो इस लेवल को आईईएस के लिए बोल सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। कौन मुझे बोल देगा कि आईईएस का नहीं पढ़ा रहा मैं? कौन मुझे बोल देगा? मैं तो पूरा कवर करा रहा हूं इसका आईईएस कन्वेंशन का। आपको डिफरेंस ये कि यार मेरा दिल गवाही नहीं देता कि अगर मैं आप पे 100% क्वेश्चन अपीयर नहीं करवा पाऊं आईईएस मेंस में भी, क्योंकि आईईएस मेंस टफ नहीं होता। मैं एक ही एग्जाम को टफ मानता हूं और वो टफ एग्जाम है गेट। मैं एक ही एग्जाम को टफ मानता हूं, उस एग्जाम का नाम क्या है? गेट। क्योंकि गेट का पैटर्न बहुत अलग होता है, गेट का पैटर्न बहुत ज्यादा अलग होता है, ठीक है। और उस पैटर्न को फॉलो करना बहुत टफ है, ठीक है। तो एसएससी जेईई को हम आईईएस के साथ मिक्स कर सकते हैं। रीजन क्या है? एसएससी जेईई में आजकल आईईएस का पैटर्न आ रहा है, बट गेट बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि गेट के क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत डिफरेंट है। अगर मैं बोलूंगा तो एसएससी जेईई आईईएस के क्वेश्चंस में लेवल थोड़ा सा बड़ा है, बट सिलेबस वही आता है। थोड़ा बहुत आईईएस का सिलेबस ज्यादा है। आप मान लो 80% एसएससी जेईई का सिलेबस है, 20% और ऐड करो तो आईएएस का सिलेबस बन जाता है। प्लस कुछ सब्जेक्ट्स जैसे सीपीएम पर्ट है वो आपके नहीं है, एयरपोर्ट है वो आपके नहीं है, टनलिंग इंजीनियरिंग है वो आपके नहीं है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो आईएएस में एडिशनल ऐड हो जाते हैं, ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग है, रेलवे इंजीनियरिंग बहुत वैल्यू से रखती है। ऐसी बात नहीं, एसएससी जेईई में भी रेलवे इंजीनियरिंग के 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, बट हमारे आईईएस में रेलवे इंजीनियरिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप आईईएस से क्वेश्चन उठा के देखो, वो आप कन्वेंशन कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट आईईएस अपना फोकस करके चले हुए, तो मैं ये बोलता हूं कि मैं आपका प्री प्लस मेंस है ना, प्री प्लस मेंस आपका आराम से 80% to 90% कवर होगा है, आराम से।
इजिली। चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाओ तो भी आप 80% क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे, और आप अगर सब्जेक्टिव उठाओगे, मैथ्स उठाओगे, तो भी आपके 90%, 80 to 90% हो जाएंगे। फिर आप लास्ट में फिर बता रहा हूं, मैं हमेशा कभी भी आईईएस क्यों नहीं बोलता हूं, क्योंकि यार जिस दिन मैं आपको 100% कराऊंगा ना, उस दिन मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने आपको आईईएस से करा दिया, अभी मैंने आपको 100% कराया नहीं है, ठीक है, वो आगे करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, और हाँ इतना करके ईएस के लिए बोल देते हैं तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो आप ये लेक्चर्स बिल्कुल देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है अभी मैं ओनली मुझे शायद 12 घंटे हो गए कॉलम में, क्यों? क्योंकि मैं एक चीज लेके चल रहा हूँ। अगर मुझे ओनली से एसएससी जेईई के लिए पढ़ाना था तो मैं इसको 3-4 घंटे में खत्म कर देता, बट नहीं करा ना, क्योंकि मैं मेंस के लिए भी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, डिजाइन शॉर्ट सर्कुलर कॉलम, हमें एक शॉर्ट कॉलम डिजाइन करना है। एक्सियल लोड आपने इतना देके रखा हुआ है, वर्किंग, ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने, बस मैं आपने कहा था कि कॉलम जो है कन्वेंशनल एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है जो फाइनली हमारे पास आ गया। अब आप बोलोगे सर ग्रॉस एरिया क्या है, तो सिंपल सी बात है यार, ये देखो कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन मैंने बना दिया, ठीक है। ये कॉलम का क्रॉस सेक्शन बना दिया, इस कॉलम में आपने स्टील रीइंफोर्समेंट लगा दी, जो भी होंगे मिनिमम 6 होते हैं, ये तो आपको पता है। ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार बता चुका हूँ कि सर्कुलर कॉलम में मिनिमम जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट होते हैं, दैट मींस सर्कुलर कॉलम में जो लंबे वाले रीइंफोर्समेंट होते हैं, ये कम से कम 6 होते हैं, और स्क्वायर रेक्टेंगुलर में कितना होता है, 4। तो बहुत पुराने क्वेश्चन है, तो बहुत इजी क्वेश्चन में बोलूंगा भी नहीं कि अब किसी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बहुत लल्लू क्वेश्चन है ये कि स्क्वायर कॉलम में मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कितने होते हैं, या फिर सर्कुलर कॉलम में मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितने होते हैं। बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन है जो किसी जमाने में आया करते थे, अब ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ठीक है। फिर भी याद रख लो, क्या पता आप अपने स्टेट का कोई एग्जाम दो तो उसमें एक छोटा मोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको छोटे क्वेश्चन पे भी फोकस नहीं करवाता हूँ, क्योंकि जो आपके स्टेट के, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में तो भूल जाना वैसे क्वेश्चन आएंगे, बट स्टेट के जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना, जेईई का, एई का भी, उसमें आ सकता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आगे चालू करते हैं, ठीक है। तो डिजाइन शॉर्ट सर्कुलर कॉलम M30 ग्रेड तक रखिए, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला आपके पास। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बोलोगे पूछो सर, क्या आपको इस कॉलम का एरिया पता है? पहली बात तो मैं आपको ग्रॉस एरिया बता देता हूं। देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है, आप यहां पर स्पाइरल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, स्पाइरल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया आपने कुछ इस तरीके से, अच्छे से बना देना। तो अगर आप ऐसे देखोगे कि इस स्पाइरल से लेके इस स्पाइरल तक का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं डायमीटर ऑफ कोर। उस डायमीटर ऑफ कोर के यूज करके हम एरिया ऑफ कोर फाइंड करते हैं, और वहीं पर अगर मैं इस एक्सटर्नल यहां से लेके यहां तक की बात करूं, यहां से लेके यहां तक, तो ये कितनी होती है आपकी डायमीटर D, और इस डायमीटर से जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरिया, ठीक है। इससे दैट मींस अगर मैं आपसे बोलूं ग्रॉस एरिया कितना है तो आपको बोलोगे π/4 इंटू D स्क्वायर। सिंपल सी बात है कि नहीं, ठीक है। अब ओवरऑल मुझे कॉलम डिजाइन करना है, हाँ बोलोगे सर करना है, तो कॉलम डिजाइन करने के लिए आप मुझे एक चीज बताओ, कॉलम अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको कॉलम का एरिया तो पता होना चाहिए। क्या इसने पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कॉलम का एरिया या डायमीटर देके रखी? बोलोगे नहीं देके रखी। जब इसने आपको कॉलम की डायमीटर देके रखी ही नहीं है, जब इसने आपको कॉलम की डायमीटर देकर रखी ही नहीं रखी ना, बोलोगे हाँ सर नहीं रखी, तो फिर तो आपको डायमीटर फाइंड करनी पड़ेगी, हाँ सर करनी पड़ेगी। अब एक चीज ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है पहले तो मैं आपको वो बता देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या लोड गिवन है? हाँ सर लोड गिवन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमेशा यहाँ पर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लगाता हूँ? क्योंकि ये जो इक्वेशन होती है ना 0.4 FC के, इसमें ऑलरेडी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स लगे हुए होते हैं। इसमें ऑलरेडी पार्शियल, इसमें फैक्टर, इस इक्वेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर जो मैं लोड इक्वल करूंगा उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाऊंगा, इसलिए मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते क्या गिवन है, लोड गिवन है, गिवन है M30 देखा है, FC के गिवन है, AG नहीं गिवन है, ASC नहीं गिवन है, FY गिवन है, FC के गिवन है। अब एक चीज देखो, तो अगर मैं आपसे पूछूं दो चीजें आपके पास अननोन क्या है, वो आपके पास एक तो ग्रॉस सेक्शन एरिया और दूसरा एरिया ऑफ स्टील, ये दो चीजें आपके पास
नहीं। अब एक इक्वेशन है आपके पास, एक ही इक्वेशन आपके पास, बोलोगे हाँ सर एक ही इक्वेशन है। इस इक्वेशन से अगर आपको कॉलम डिजाइन करना है तो सबसे बड़ा फर्ज है कॉलम का आपको एरिया पता होना चाहिए। हाँ सर एरिया पता होना चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रॉस एरिया आपके पास पता होना चाहिए, वो फाइंड करना है। हम इजिली ग्रॉस एरिया फाइंड कर लेते हैं, हम इजिली ग्रॉस एरिया फाइंड कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? जब इसने आपको एरिया ऑफ स्टील देकर रखा होता क्वेश्चन में। तो क्या इसने आपको एरिया ऑफ स्टील देकर रखा हुआ है क्वेश्चन में? बोलोगे नहीं। और कोई ऑप्शन है आपके पास एरिया के लिए? हाँ है, एरिया ऑफ स्टील की ऑप्शन है। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड, अगर मैं आपसे बोलूं शॉर्ट कॉलम में मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होता है, समझो मेरी बात भाई, हमें कॉलम डिजाइन करना है तो कॉलम का एरिया में फाइंड करना पड़ेगा। हम एरिया को आराम से फाइंड कर लेते अगर इन्होंने एरिया ऑफ स्टील देके रखा हुआ होता तो, क्योंकि इस इक्वेशन में सब कुछ गिवन होता और एरिया स्टील गिवन होता तो बचता ओनली एजी और एक बचता आप आराम से फाइंड कर लेते क्योंकि ये लोड तो देके रखा हुआ है। बट इसमें दो अननोन है। अब दो अननोन है तो दैट मींस अगर आपको ग्रॉस एरिया फाइंड करना है, अगर आपको ग्रॉस एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ स्टील का जुगाड़ तो आपको करना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ स्टील का जुगाड़ आप कैसे करोगे? आईएस कोड ने बोला हुआ है कि मिनिमम रीइंफोर्समेंट जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वो कितना होता है? 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। मैक्सिमम कितना होता है? 6% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया जब स्प्लाइसिंग नहीं होती है, ठीक है, और 4% जब आपकी स्प्लाइसिंग हो जाती है। स्प्लाइसिंग मतलब होता है एक रीइंफोर्समेंट को दूसरे रीइंफोर्समेंट से जोड़ देना, ठीक है, स्प्लाइस कर देना, ठीक है। तो हम लेके चलते, चलो हमने मैक्सिमम 4% मान लिया, कोई इशू नहीं है। 4% मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है, कब आप 4% लेते हो, कब आप 6% लेते हो। जब आप एक रीइंफोर्समेंट को दूसरे रीइंफोर्समेंट से ज्वाइन करते हो और इसको टाई कर देते हो या वेल्डिंग कर देते हो तो 4% लेते हो, और आपने अगर एक ही बार यूज करा हुआ है तो 6%। वैसे नॉर्मली 4% ही यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, एक काम हम बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। क्या? अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम रीइंफोर्समेंट आपका कितना देके रखा हुआ है तो आप बोलोगे सर 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया देकर रखा हुआ है। देकर रखा हुआ है? बोलोगे हाँ। इसको मैं अगर परसेंटेज सिंबल हटाऊं तो ये मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू आईएस कोड एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील। भाई एएससी क्या होता है? ये जो लंबे लंबे स्टील बार होते हैं ये उसका एरिया होता है एएससी, ठीक है। तो आप एक काम करो, हम एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, ये दो रेंज है मेरे पास मिनिमम रीइंफोर्समेंट की कि भाई 0.8 से कम नहीं होना चाहिए और 4 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं? अज्यूम, मैंने ले लिया यहां पर अज्यूम 1% ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। दैट मीन्स 1% ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट। समझे मेरी बात? मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि भाई मिनिमम है 0.8, मैक्सिमम है 4। तो हम क्या करते हैं कि हमें एक बात पता है कि जो भी स्टील रीइंफोर्समेंट आएगा वो इन दोनों रेंज के बीच में आएगा। और जब भी आपको देखो, अगर मैं आपसे बोलूं अभी इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे स्टील कॉलम के और वो सॉरी आरसीसी कॉलम के, उसमें हमने स्क्वायर कॉलम कराया या रेक्टेंगुलर कॉलम कराया। अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको पता है कि हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें एरिया ऑफ स्टील क्या निकल के आया है? आप बोलोगे सर अराउंड 1-1.5% निकल के आया है। समझने की कोशिश करो भैया, इस कोड ने बोल दिया कि मिनिमम कितना है? 0.8% है ग्रॉस सेक्शन एरिया का। ग्रॉस सेक्शन एरिया ये है π/4 × d², एक्सटर्नल डायमीटर जो है, ठीक है। अब आप बोल दोगे सर हमने इससे पहले जितने भी रेक्टेंगुलर कॉलम के या स्क्वायर कॉलम के आरसीसी कॉलम के क्वेश्चंस करे हैं उसमें ऑन एन एवरेज जब भी हमने एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स कैलकुलेट कराए वो अराउंड 1 से 1.5%, 2% भी कभी नहीं आया होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब भी आपको कैलकुलेशन में एरिया ऑफ स्टील की जरूरत पड़े और आपको कुछ भी देके नहीं रखा हुआ है तो एरिया ऑफ स्टील को आप क्या कर लो? एरिया ऑफ स्टील को आप अज्यूम कर लो। और मैंने आपसे बोला कि 1 से 1.5% के बीच में नॉर्मली निकल के आता है, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया 1%। तो मैं बोल सकता हूँ एएससी यहां से क्या किसके इक्वल आ गया? 1% का मतलब क्या हो गया भाई? 1% क्या हो गया? तो यहां से एरिया ऑफ स्टील जो आपका आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्टील 0.01 ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। अब आपके पास क्या है? देखो यहां पर आपके पास दो अननोन है, मैंने ये अज्यूम कर लिया। क्यों?
क्योंकि मुझे पता है मिनिमम रेंज कितनी है, मैक्सिमम रेंज कितनी है। तो इस रेंज के बीच में मैंने एक नॉमिनल वैल्यू, जो एक नॉर्मल वैल्यू आ जाती है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पर फिक्स कर लिया, अज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया है डिजाइन अ कॉलम। डिजाइन है तो मैं अपनी लिमिट्स रख सकता हूं। अगर इसने सारी वैल्यूज गिवन दी होती तो मैं उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता, बट अगर इसने यहाँ पर डिजाइन लिख दिया तो मैं इजिली इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू उठा लूंगा और कौन सी उठाऊंगा, जो नॉर्मल कॉलम्स में रखी जाती है, जो हमने कैलकुलेट करी थी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर दो अननोन थे। क्या क्या अननोन थे? एक तो आपके पास ग्रॉस सेक्शन एरिया अननोन था, दूसरा आपके पास एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट अननोन था। ठीक है, दूसरा आपके पास एरिया ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट अननोन था। तो अब मैंने इस एएससी को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रॉस सेक्शन एरिया में। अब मैंने इस एएससी को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्रॉस सेक्शन एरिया में। अब एक काम करते हैं, तो अगर ये भी एजी और ये भी एजी में कन्वर्ट हो गया, तो अब दो अननोन को मैंने एक में कन्वर्ट कर दिया, एक आपका इजीली फाइंड हो जाएगा। इसको मैं ऊपर से, आप एक बार इसको लिखो, मैं इसको मिटाऊंगा।